हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले ने पकड़ा तूल। जितेंद्र त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जितेंद्र त्यागी और अन्य के विरुद्ध जांच जारी। विधानसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी तेज। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने नामांकन स्थल पर तैयारियों का लिया जायजा। 21 जनवरी को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों के नामांकन की होगी शुरुआत। उत्तराखंड की राजनीति में मचा घमासान। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर की बड़ी कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। और चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में की चर्चा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को हरिद्वार पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार थाने में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो भी उस मामले में जो कि बिल्कुल भी उनके ऊपर सही नहीं लगाए गए थे। वहीं इस मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और 3 संगठन के पदाधिकारियों को नामजद करते हुए 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, कथित हेट स्पीच मामले में जांच की बात कही जा रही है और अब तो देखिए 3 मामलों में केस दर्ज हो गया है। फिलहाल जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अलावा अब आगे और क्या करना चाहती है उत्तराखंड की पुलिस? कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कृष्णा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब दोबारा इस खबर पर कृष्णा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इधर उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में 21 जनवरी को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों के नामांकन की शुरुआत हो जाएगी, जिसके चलते जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर 21 तारीख को नामांकन होना है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से उचित तैयारियां की जा रही है। हरिद्वार में सभी 11 विधानसभाओं के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इस दौरान हमारी प्राथमिकता है कि आदर्श आचार संहिता का सही से पालन कराया जाए। इसके लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे बातचीत कर उन सभी को दिशा निर्देश से अवगत करा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारियों की टीम भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और निश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में
में आचार संहिता का उल्लंघन न हो। अगर किसी व्यक्ति की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो समय समय पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि यहाँ 21 तारीख से नॉमिनेशंस प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी को मतदान की तिथि है। उसी के क्रम में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स FST की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर की। और राजकुमार पाल इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आदर्श आचार संहिता को लागू कराने के लिए क्रियान्वयन कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच कई बार जिला प्रशासन के सामने कुछ चुनौतियां भी आ रही है। फिलहाल अब जब 21 जनवरी को 11 विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुरू होने वाला है, इसे लेकर क्या विशेष सतर्कता आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 21 जनवरी से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसको लेकर जिला प्रशासन ने यहाँ पर सभी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं 11 विधानसभाओं के जो नामांकन है वो हरिद्वार में होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको जुलूस निकालने पर मनाही होगी। वहीं कोविड का नियम का पालन भी यहाँ पर सख्ती से करवाया जाएगा और संबंधित विभागों को भी और अधिकारियों को भी इसके दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं इसी के साथ आचार संहिता जो लागू की गई है उसमें जगह जगह पर अनाउंसमेंट और पुलिस विभाग के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहीं पर भी भीड़ ना हो इसके लिए भी प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर सतर्क दिखाई दे रहा है। जी राजकुमार, आपने बिल्कुल कहा कि मेन चुनौती दरअसल प्रशासन के सामने उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन करने के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके साथ भारी मात्रा में लोग होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, नारेबाजी होती है, ढोल नगाड़े के साथ नॉमिनेशन करने के लिए आते हैं। और इस बार की चुनौती कुछ दूसरी ही है, कोरोना ओमिक्रॉन का खतरा है। तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, लेकिन कई बार प्रत्याशी अति उत्साह में उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, क्या इसे लेकर जिला प्रशासन ने अतिरिक्त कोई निर्देशित किए हैं, दिशा निर्धारण किया हुआ है कि किस तरीके से रोका जाएगा लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भी प्रत्याशी आते हैं उनके साथ भीड़ साथ में चलती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर प्रशासन ने सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही यहाँ पर इजाजत दी है। वहीं जिला प्रशासन ने साफ तौर पर इसके इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। वहीं 21 तारीख से जो और 28 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। 11 विधानसभाओं की नामांकन प्रक्रिया हरिद्वार कार्यालय में यहाँ पर होनी है और साथ ही इसके साथ ही दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और किसी भी तरह की यहाँ पर भीड़ जुलूस और किसी भी तरह के यहाँ पर निर्देश नहीं दिए गए हैं और जो भी इनका पालन नहीं करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से नॉमिनेशन को लेकर जो 21 तारीख से प्रक्रिया शुरू होने वाली उसे लेकर काफी चौकन्ना नजर आ रहा है और तमाम दिशा निर्देशों को पहले से ही निर्धारित किया गया है। जो उनका पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी जानकारी अभी आपने राजकुमार पाल के माध्यम से सुनी। इधर हरिद्वार से ही अगली खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कथित हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने वसीम रिजवी, जो अब सनातनी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया था। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार थाने में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं इस मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और 3 संगठन के पदाधिकारियों को नामजद करते हुए 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। सवाल यह है कि हेट स्पीच की बात कही गई है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को मरने मारने की बात करते हैं और उस पर
कोई भी तीखी प्रतिक्रिया या कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बिल्कुल लावनी। कृष्णा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कथित हेट स्पीच के मामले में, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे अब हिंदू संगठन जो वहां पर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुल्लम खुल्ला हिंदुओं को धमकी देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कहां पर ये पूरा प्रकरण कहां तक पहुंचा है, ये पूरा प्रकरण? बिल्कुल लावनी, देखिए 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वर आनंद के नेतृत्व में उस धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम संतों ने हिंदुओं को जगाने के लिए एक तरीके से मंच से संबोधन किया और उन्हें जगाने का प्रयास किया, जिससे भड़ककर मुस्लिम समुदाय ने उनके खिलाफ जो है तहरीर दी थी। धर्म संसद को उन्होंने हेट स्पीच बताया, जिसके तहत हरिद्वार पुलिस ने 3 मुकदमे जी हैं वो दर्ज किए हैं, 3 FIR के तहत। और देहरादून की बात करूं तो कुछ दिनों पहले घबराए हुए मुसलमानों ने एक तरीके से पुलिस मुख्यालय का कूच किया था और तमाम संतों की गिरफ्तारी की मांग करी थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते होंगे कि कितनी भीड़ इकट्ठा करके मुस्लिम जिहादी लोग जो है पुलिस मुख्यालय में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उत्तराखंड के स्वामी दर्शन भारती, एक तरीके से उत्तराखंड के संस्थापक भी हम उनको कह सकते हैं, उन्होंने तमाम प्रयास किए मुख्यमंत्री से मिलकर, उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार से मिलकर, लेकिन वो जिहादियों पर मुकदमा दर्ज करवा कर ही माने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता जा रहा है, हिंदू संतों को तो पुलिस गिरफ्तार करती जा रही है, जो मुकदमा जो देहरादून में तमाम मुस्लिमों के खिलाफ लिखा गया है, उत्तराखंड की पुलिस उनको कब गिरफ्तार करेगी? मेरे साथ खुद इस समय ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है स्वामी दर्शन भारती जी, उन्हीं के पास मैं सीधा आऊंगा, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जो है मुस्लिम जिहादियों के खिलाफ जो है वो देहरादून में मुकदमा लिखा गया है। स्वामी जी, क्या कुछ आप कहेंगे? एक तरफ हरिद्वार में धर्म संसद में जो संत मौजूद थे उनके खिलाफ जो है मुकदमा हरिद्वार पुलिस ने लिखा है, आपने तमाम प्रयास किए जो देहरादून में इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन करने आप लोगों के खिलाफ, कल देर रात उन पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी कब? अब यह पहले तो मुकदमा, अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, कुछ समय हम अवश्य पुलिस को देंगे। और हमने पहले भी एक बात कही थी कि जब धर्म संसद में साधु संतों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो हमने पुलिस के लिए कहा था कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, साधुओं पे तुमने मुकदमा दर्ज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें मुकदमा दर्ज तो होना था। अगर हमने कोई गलत कह दिया या संविधान के खिलाफ कह दिया तो मुकदमों से किसी को डरना भी नहीं चाहिए। परंतु हमने उत्तराखंड पुलिस को कहा था कि तुम्हारी भूमिका संदिग्ध रहेगी, अगर तुमने इन जिहादियों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो मेहनत से सभी लोगों से मिलकर, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर के कल रात इन जो जिहादी जो उत्तराखंड की धरती को एक इसकी शांति को भंग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर मैं कोई बड़ा कदम उठाऊंगा। हरिद्वार धर्म संसद में आपने भी वहां पे अपना संबोधन दिया था, लेकिन लगातार वो विरोध का कारण बना। जितेंद्र नारायण त्यागी जी और स्वामी यतीश्वर आनंद जो है उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था स्वामी जी, मैं आप जानना चाहता हूँ किसके विरोध में किया गया था? जिहाद के, इस्लाम के, हिंदुत्व के, मुख्यमंत्री के? क्योंकि लगातार हमने तमाम संतों को भी दिखाया वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसे संतों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म संसद बिल्कुल सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए और लोगों में सनातन धर्म के प्रति एक जन चेतना के लिए किया गया था। और उसमें कहा गया है धर्म संसद में, अगर किसी ने हथियार की बात कही गई तो सनातन धर्म बिना हथियारों के अधूरा है। धर्म संसद में कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं कहा गया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं कहा गया। इस्लामिक जिहाद के खिलाफ सनातन धर्म के लोगों को शस्त्र उठाने की बात कही गई, तो ये बुरी बात भी क्या है? क्योंकि हमारे यहां आदि शंकराचार्य जी ने जब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की तो उन्होंने 2 रास्ते चुने, 2 पंथ बनाए। एक तो महामंडलेश्वर जो होते हैं, ये शंकराचार्य होते हैं परमहंस वृत्ति, एक वृत्ति है परमहंस, और एक बनाई उन्होंने अखाड़ा, नागाओं का अखाड़ा। उस टाइम 7 अखाड़े बनाए उन्होंने और 7 अखाड़ों को हथियार दिए उन्होंने, त्रिशूल दिया, भाला दिया, तलवार दी, चिमटा दिया,
अनेकों तरह के हथियारों को उन्हें सुसज्जित बिल्कुल किया। कृष्णा, बिल्कुल दर्शन भारती जी से जरा पूछिए जिन कि लोगों बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात की गई है, धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए निश्चित रूप से शस्त्रों की भी बात की गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देखिए, धर्म संसद एक जन चेतना के लिए की गई, जैसा कि अभी दर्शन भारती जी ने भी कहा। दूसरी तरफ जब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर यति महाराज के खिलाफ कार्रवाई होती है, इन सब के बीच अभी बीच में खबर आई थी कि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज राजराजेश्वर आश्रम महाराज को भी इसी तरीके की धमकी मिली थी। उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्या क्या किया? वहां पर भी तो सारी चीजें क्लियर हैं, तो उस पर क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर पा रही है? बिल्कुल स्वामी जी, एक सवाल आपसे है। जिस तरीके देखिए, धर्म संसद में तमाम संतों के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी बीच जो है हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम के जो संत हैं राजराजेश्वर स्वामी जी, उनके आश्रम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तालिबान से एक लेटर आया था, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस ने कोई निश्चित कार्रवाई अभी तक उस पर नहीं करी है। ये मुझे भी अखबारों से पता चला और मैं महाराज को मिलने गया और उनसे उनकी बात जानी, तो निश्चित रूप से पत्र मिला हुआ है और पुलिस उस पर बहुत व्यापक रूप से उसकी छानबीन करके और उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रही है और करनी चाहिए पुलिस को। मगर हमेशा हिंदू संत ही कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों आते हैं? देखिए, वो हिंदू संत आते हैं कि जो सनातन धर्म की बात करते हैं। राजराजेश्वरम जी वो संघ के जुड़े हुए महात्मा हैं और उनके रग रग में हिंदुत्व है, तो संभावना यह है कि जो इस्लामिक जिहादी हैं, वो चाहे तालिबानी हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने उनको डराने का, भयभीत करने का एक पत्र को देकर एक दुस्साहस किया, एक प्रयास किया। हरिद्वार के पिरान कलियर में हर शुक्रवार जुम्मे के दिन जलसे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सनातन को और हिंदुओं को खत्म करने के लिए संबोधन किया जाता है, मगर उस पर पुलिस की कार्रवाई आज तक नहीं। आपका संत समाज भी उसके खिलाफ कुछ ज्यादा आवाज नहीं उठाता, तो ऐसा क्या डर पुलिस को है और आपके संत समाज को है? ना तो हमें डर है और ना हमारे संत समाज को डर है, क्योंकि मैं समझता हूं जो संत समाज है वो तो एक प्रकार से मृत्यु प्रयास समझ लीजिए आप, कि मृत्यु के बाद वो जीवित हुआ, तो उनको डरने का कोई मतलब नहीं है। यह है कि हिंदू समाज में सहिष्णुता बहुत ज्यादा है, शांति बहुत ज्यादा है, इसी का फायदा की वजह से ही सनातन पूरी तरह से दृढ़ और अक्षुण्ण रहा है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शन भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। इसके अलावा बीजेपी ने भी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जानकारी की माने तो हरक सिंह रावत विधानसभा चुनावों में पार्टी से अपने परिवार के 3 सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। पार्टी ने हरक को केदारनाथ और कोटद्वार सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन लैंसडाउन सीट पर उनकी पुत्र वधू की टिकट डिमांड को खारिज कर दिया गया। हरक सिंह एक और टिकट चाह रहे थे, जिसके चलते उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और हरक सिंह रावत को लेकर अटकलें तेज होती जा रही है। कयास ये लगाया जा रहा है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और ब्यूरो चीफ कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। कृष्णा, हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से आंखों से आंसू छलक गए, दर्द दिखा, लेकिन इसके पहले भी इनका तो राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब टिकट मन मुताबिक नहीं मिलता है तो पार्टी को टाटा बाय बाय कह देते हैं और दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। पिछला इतिहास ऐसा ही है। इस बार क्या फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखिए निश्चित तौर पर एक तरीके से हरक सिंह रावत की अगर हम बात करें तो इस समय वो बुरे फंस गए हैं। बीजेपी पार्टी से जिस तरीके से वो पार्टी गतिविधियों में शामिल पाए गए, जिसके बाद उन्होंने निष्कासित कर दिया और अपनी वो मांग कर रहे थे कि मुझे एक ही परिवार से 3 टिकटों की मांग कर रहे थे। लेकिन बीजेपी जो चलती है वो एक परिवार एक ही टिकट के फॉर्मूले पे चलती है, जिससे वो बदलना ही नहीं चाहती और ना ही
हरक सिंह रावत की बीजेपी दबाव में आई, जिसके बाद बीजेपी ने उनको निष्कासित किया। लेकिन हरक सिंह रावत जो है वो परसों देर रात से ही कांग्रेस में जाने की उनकी अटकलें तेज है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ऐसा विरोधी खेमा है, खासकर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिस तरीके से वो रावत सरकार पे उस टाइम पर ठोकर मार के भाजपा में शामिल हुए थे, तो वो बात आज तक हरीश रावत नहीं भूले हैं और वही बातों पे अभी तक हरीश रावत जो है नाराज है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में शामिल होने से हरक सिंह रावत को रोक रहे हैं और कहीं केंद्र को भी वो जो है लेटर लिख चुके हैं उनको शामिल ना करने के लिए। तो अब यही बड़ी देखने वाली बड़ी बात होगी कि हरक सिंह रावत किसका दामन थामते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मानती है उनको पार्टी में शामिल करने के लिए, तो जो शर्तें हरक सिंह रावत रख रहे हैं, 3 टिकट जो मांग रहे हैं, उस पर अगर कांग्रेस पार्टी मानती है तभी वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता जो है वो बाहर ही है, मगर आने का रास्ता भी उनका साफ नहीं हो पाएगा। तो अलग में देखना दिलचस्प होगा कि हरक सिंह रावत जो हमेशा बगावत के सुर में रहते हैं, ये पहली बार नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे भी उन्होंने तमाम कैबिनेट मीटिंग में जो है इस्तीफे की धमकी दी है। यही अब कुछ टाइम की पहले की बात करें तो कोटद्वार के एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने इस्तीफे की धमकी देकर कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए थे, मगर उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको मना लिया था। अब 3 टिकटों की मांग पर अड़े थे, जिसपे बीजेपी बिल्कुल भी नहीं मानी है और अब कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि आज समय बताया जा रहा था 12 बजे हरक सिंह रावत अपने तमाम समर्थकों के साथ और विधायक बताए जा रहे थे, उनके पास प्रदीप बत्रा, उमेश साहू और खानपुर से प्रणव सिंह चैंपियन। लेकिन ये तीनों विधायक जो है साफ स्पष्ट कह चुके हैं मीडिया के सामने आकर कि हम भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। हरक सिंह रावत जब तक भाजपा में थे तब तक ही उनसे हमारा संपर्क था, लेकिन अब इस बीच हरक सिंह रावत जो है अकेले पड़ गए हैं। सिर्फ अपनी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के साथ वो जो आज कांग्रेस का दामन थामने वाले थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है उनके कांग्रेस का दामन थामने की। तो इंतजार करना होगा हरक सिंह रावत का कि कहाँ पर अपना वो चुनावी मोड़ बदलते हैं और कौन से राजनीतिक दल में जाते हैं। लावनी, चलिए नजर बनाकर रखिएगा। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हरक सिंह रावत, कांग्रेस का साथ उन्हें मिलता है या नहीं मिलता, हाथ मिलता है या नहीं मिलता, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इन सबके बीच विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जरूर पूरी चल रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में चर्चा की। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के चयन और प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर खर्च सहित प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की खर्च सीमा लिमिट पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही बागेश्वर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन पर आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को चुनावी मैदान में नहीं उतारे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए खर्च में पोस्टरों में मुद्रक संख्या और नाम दर्शाना जरूरी है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के आधार पर ही रैलियों के लिए अनुमति दी जाएगी। वर्चुअल रैलियों पर भी प्रशासन की निगरानी बनी रहेगी। प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख तक रखी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है कि अगर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो उन्हें 3 चरणों में विज्ञापन के रूप में पब्लिश करना होगा। क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला अगर कोई कैंडिडेट पार्टी खड़ा करती है या कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो उसको काफ़ी सारे जो है वो कंप्लायंसेज या फॉर्म्स जो है वो भर के देने होते हैं। तो उसी संबंध में आज इनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनको जो एडवर्टीजमेंट या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करना होगा वो 3 चरण में उनको करना होता है। तो वो 3 चरण कब कब होते हैं और कितने कितने उनको वो पब्लिश करने हैं, नेशनल न्यूज़पेपर की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर या फिर हमारे जो मीडिया है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सभी के संबंध में उनको यहाँ पे जानकारी दी है। वो मीटिंग वगैरह अगर वो करते हैं तो मैक्सिमम 300 लोगों की हम लोग परमिशन दे सकते हैं, या फिर जो हमारे हॉल की जो कैपेसिटी है उसका 50% तक हम लोग इसकी परमिशन। इधर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से अपना असर दिखा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर
काशीपुर प्रशासन भी रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाकर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा है। इस मामले में प्रशासन ने जायजा लिया है। साथ ही कोरोना को लेकर क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोरोना का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक बताया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की जांच को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन डोज में तेजी लाई जा रही है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि क्षेत्र में कोरोना पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल होगी। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशीपुर में भी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पे बहुत सख्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 घंटे वहाँ पर हमारी टीम मौजूद रहती है जो कि RT-PCR और एंटीजन की पूरी सुविधा दे रही है। वहाँ पे रैपिड चेकअप हो रहे हैं। हर जितने भी वहाँ पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से, उनकी सेकेंड डोज चेक होती है। जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वहीं पे वैक्सीनेशन की सुविधा है, हाथों हाथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जहाँ तक निर्वाचन का भी अब समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूथ्स में जितनी जगहों पर सेकेंड डोज फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी कोविड से हमने बचना है। सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे काफ़ी जोर दे रखा है और 5 टीमें हमने बना रखी हैं जो कि बॉर्डर्स पे और जगह जगह पे मोबाइल टीमें जाकर जहाँ पे बहुत कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं उन एरियाज़ में हम लोग कंटेनमेंट जोन को एक दिन के लिए बनाकर हाथों हाथ वहाँ पर रैपिड एंटीजन चेकअप कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जा रहा है कहाँ कोविड पॉजिटिव ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। वहीं लाल कुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब बिंदु खत्ता में रहने वाले ठेकेदार के घर में आधी रात को दीवार कूदकर अचानक कुछ पुलिसकर्मी घुस गए। इसके बाद घर में घुसे पुलिसकर्मियों की तरफ से बेवजह पूछताछ करने से ठेकेदार के परिवार में दहशत का माहौल बन गया। वहीं इस मामले में घर वालों ने जब पुलिसकर्मियों से आने के बारे में पूछा तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि हम किसी वारंट के सिलसिले में आए हैं। जब वारंट का नाम पूछा गया तो उन्होंने किसी अन्य का नाम बताया। इसके बाद ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर से की। साथ ही ठेकेदार ने इस मामले में आप बीती सुनाकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि ठेकेदार जगपाल राणा के मिलते जुलते नाम से संबंधित एक व्यक्ति का वारंट निकला था। वहीं गलतफहमी के चलते पुलिसकर्मी जगपाल राणा के घर में घुस गए। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि वो संबंधित पुलिसकर्मियों को आगाह करेंगे कि वो भविष्य में पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही किसी के घर में प्रवेश करें। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है। इस कड़ी में लाल कुआं में आदर्श आचार संहिता और कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लाइसेंसी हथियार धारकों को चेतावनी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि जल्द ही सभी लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियार थाने में जमा करवा दें, नहीं तो प्रशासन की तरफ से लाइसेंसी हथियार धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके लाइसेंस निस्तरीकरण के रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजकर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की दखल ना दे, इसके लिए अराजक तत्वों पर भी नजर रखी गई है। चुनाव में आदर्श आचार संहिता के चलते लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करवाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। वहीं लाल कुआं क्षेत्र में 490 लाइसेंस हथियार धारक हैं, जिनमें से अब तक थाने में 200 लोग अपने हथियार जमा कर चुके हैं, लेकिन 290 लोगों ने अभी तक अपने हथियार थाने में जमा नहीं किए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे हथियार धारकों से फोन के माध्यम से भी बात की जा रही है। बावजूद इसके लोग अपने हथियार जमा नहीं कर रहे। वहीं इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार थाने में जमा नहीं करवाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से भी बता दिए गए जितने अपने लाइसेंसी शस्त्र धारक हैं इनके द्वारा शस्त्र अपने कोतवाली में जमा करने हैं। तो इस संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है और जमा की कार्रवाई ज़्यादातर लोगों ने पूरी कर चुके हैं। जो कुछ लोग रह गए हैं उनके खिलाफ भी अभी मतलब जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसके साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।